मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जो सुबह आपको पॉलिटी के प्रश्न दिए गए थे जेपीएससी पेपर 1 के लिए और जेएसएससी सीजीएल दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, उसके आंसर मैं आपको दे रहा हूं। भारतीय संविधान के नम्य और अनम्य होने का क्या अर्थ है? देखिए, संविधान के कुछ भाग आसानी से संशोधित हो जाते हैं और कुछ भाग जटिल तरीके से संशोधित हो पाते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कुछ भाग जो है बस संसद का योगदान रहा, बहुमत से हो गया 50% +1, लेकिन कुछ भाग है विशेष बहुमत की जरूरत होती है 2/3 की दोनों सदनों से। कुछ ऐसे भी हैं जो राज्य और हाईकोर्ट से मामले हैं, संघीय मामले हैं, उसमें आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसे अनम्य फिर उस सिचुएशन में कहा जाता है। नम्य और अनम्य दोनों है ना? इसका अर्थ यही हुआ। भारतीय संविधान के निम्न तत्व किन किन देशों से प्राप्त किए गए हैं? तो विधि का शासन ब्रिटेन से प्राप्त हुआ है, और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। उसके अलावा आगे देखते हैं, मूल कर्तव्य जो है सोवियत रूस से, आपात उपबंध जर्मनी से, न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय विशेषाधिकार उन्मुक्तियां ब्रिटेन से। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से, नीति निदेशक आयरलैंड से, संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखिए, मूलाधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है वह आयरलैंड से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। आगे और देखिए, विधि का शासन और एकीकृत नौकरशाही ब्रिटेन से, संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से, लोकसभा और विधानसभा में मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व ब्रिटेन से। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। और तीसरा नंबर प्रश्न पर अब आइए, भारतीय संविधान में 75% अंश किस अधिनियम से प्राप्त हुए हैं? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं, आप भारतीय संविधान की प्रकृति को क्या मानते हैं? इसके ऑप्शंस मैंने दिए हैं, एकात्मक, संघात्मक, परिस्थिति के अनुसार एकात्मक या संघात्मक, कुछ भी निर्धारित करना कठिन है। तो देखिए, इसका उत्तर जो होगा सी है। चाहे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर का कहना हो, या फिर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत का स्वरूप जो है अर्धसंघीय है, क्योंकि संघीय स्वरूप आप देखते हैं अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर राज्यों के, वहाँ के स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, और एकात्मक स्वरूप का एक अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन, है ना? इसलिए उत्तर जो होगा सी होगा। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में उद्देशिका के संदर्भ में उत्तर दें। भारतीय संविधान के वास्तविक स्रोत क्या हैं? क्लियर? तो भारत के लोग हैं, शुरू ही होता है हम भारत के लोग से। उद्देशिका के अनुसार भारत को कैसा राज्य बनाना है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। उद्देशिका में किन किन स्वतंत्रताओं की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। डी नंबर में आते हैं। चलिए, उद्देशिका में किन किन न्याय की बात की गई है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की। उद्देशिका में किस बंधुत्व को बढ़ाने की बात की गई है? देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को। उद्देशिका, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? देखिए, ये तारीख जो है आया करता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, इसलिए इंग्लिश वाले से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हिंदी वाले को याद रखें, क्योंकि हिंदी वाले इंग्लिश वाले तो याद रहते ही हैं। मार्गशीर्ष यानी कि माघ
शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 और इंग्लिश में 26 नवंबर 1949, है ना। जी नंबर आइए, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में किन किन नए तत्वों को जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। इसका सूत्र है आपस। चलिए एच नंबर आते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, पर संशोधन करते हुए संविधान के मूल ढांचे को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब कुछ आंसर आपको 4 नंबर में देना है देशी रियासतों के संदर्भ में, ठीक है। तो पहला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस तिथि को देशी रियासतों पर अपने सर्वोच्च शक्ति की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, उस तिथि का बताना है आपको। तो देखिए ये होगा 12 मई 1946। ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वतंत्रता दी गई कि देशी राज्य चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन था, यही कारण था कुछ विवाद भी हुआ। ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतों के एकीकरण के बाद स्वतंत्र भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? 4 प्रकार के राज्य थे, लेकिन कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त कर लेनी चाहिए। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। राजस्थान जो होगा ये राज्य के लिए है ना। इसमें 10 राज्य थे, राजस्थान गलती से टाइप हो गया है। 8 राज्य थे, यहाँ 9 राज्य थे और इसमें मात्र 1 थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी, जिसमें 20 पाकिस्तान में चले गए और 542 जो है भारत में रहे। ये सब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी में दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, 542 में 3 भारतीय रियासत कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ पर हल्के बल प्रयोग के बाद भारत में इनका विलय किया गया था। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ में सबसे पहले कश्मीर, फिर हैदराबाद और अंत में जूनागढ़ का विलय हुआ था। एक क्रम जो है आया करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सी नंबर, भाषाई आधार पर पहली बार भारत में किस राज्य का गठन हुआ? बिहार का गठन हुआ था, है ना, जो कि बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। झारखंड भी बिहार के साथ था उस समय और उड़ीसा भी साथ था, फिर 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। भाषाई आधार पर पहली बार स्वतंत्र भारत में राज्य का गठन कब हुआ? ये तो आज़ादी से पहले था, लेकिन स्वतंत्र भारत में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश हुआ था। पुट्टा श्री रामुलु के द्वारा अनशन किए जाने के बाद उनके देहांत के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। लेकिन जब एक राज्य का गठन हो जाता है तब अन्य राज्यों में भी सुगबुगाहट शुरू होती है, आंदोलन शुरू हो जाते हैं कि केवल एक राज्य का गठन क्यों, है ना। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग का ही गठन कर दिया। जहाँ जहाँ ऐसी संभावनाएं हैं कि भाषाई आधार पर दिया जा सकता है और प्रशासनिक असुविधा भी नहीं हो, तो उस संबंध में सिफारिश करने को कहा गया। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसके दर्ज समिति कब बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 नवंबर 1947 आज़ादी के बाद पहला समिति था छोटे राज्यों के निर्माण के संदर्भ में। जेबीपी समिति के कौन कौन सदस्य थे और यह कब बना? तो नाम से ही पता चल रहा है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, और यह 1948 में बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? ये फजल अली थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलग अलग सदस्य भी आते हैं कभी कभी, केम्पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। चलिए 5 नंबर, निम्न संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य या केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, है ना। तो पहला जो मैंने दिया है 10वां संविधान संशोधन 1961, यहाँ दादर नागर हवेली संघ शासित प्रदेश बना था। 12वां 62 गोवा दमन दीव बना था। 13वां 62
नागालैंड बना था। 14वां 62 पांडिचेरी बना। 18वां 1966 पंजाब हरियाणा बना राज्य, और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य। देखिए, जो ये सभी पढ़े हैं बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं से डाइवर्ट है ना, क्योंकि तरीका पॉलिटी को पढ़ने का इसी तरीका से है। अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से सही दिशा में आपने पॉलिटी की तैयारी की है, आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और इस तरीके से आपने तैयारी नहीं की है तो आपको करना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 22वां संविधान संशोधन 1969, यहाँ मेघालय को राज्य बनाया गया असम से अलग कर। 36वां सिक्किम को राज्य बनाया गया। 53वां मिजोरम राज्य बना। 55वां अरुणाचल प्रदेश एक राज्य बना। अब 56वां में आ जाइए, गोवा राज्य बना। ये 1987 में संविधान संशोधन हुआ था 56, और ये 86 में अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था। 6 नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, ये अब आपको बताना है ना। पहला जो ऑप्शन है, किसी राज्य क्षेत्र में वृद्धि करने का, राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करने का, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र सीमा नाम इत्यादि में परिवर्तन करने का, अन्य देश को भूमि हस्तगत करने का, है ना। तो देखिए, पहला 3 तो पूरा अधिकार है। जम्मू कश्मीर में ऐसे भी पहले भी अधिकार था, वर्तमान में तो पूरा ही हो गया है 5 अगस्त 2019 के बाद। तो उत्तर जो होगा इसका डी होगा, है ना। मैं जल्द ही जेपीएससी पेपर 1 के सोल्व आपके समक्ष लाऊंगा 1 सप्ताह में, ताकि आप समझ सकें कि पिछले बार किस तरह के प्रश्न आए थे। सेकेंड पेपर का मैं सॉल्व करवा चुका हूं। चलिए, अगले प्रश्न जो हैं क्षेत्रीय परिषदों के गठन से संबंधित हैं। क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के किस धारा में किया गया है? उत्तर यहाँ लिखना मिस कर गया है, तो धारा 15 होगा इसका आंसर, है ना। आप लोग इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। झारखंड के क्षेत्रीय परिषद किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो यह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद है। चलिए, आते हैं हम लोग 10 नंबर पर। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। भारत के गृह मंत्री, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई मंत्री, सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से, ए या बी में कोई भी एक। इसका उत्तर जो होगा डी होगा, है ना, ए या बी में कोई भी एक। अगर इस प्रश्न को आपने सही किया है तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय परिषद के कंस्ट्रक्शन पर आपका काफ़ी नियंत्रण है। 11 नंबर आइए। संविधान के अनुच्छेद 5 के संदर्भ में कितने वर्ष पूर्व से भारत में रहने वाले लोगों को संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता प्रदान की गई है ना। यानी कि ना उसका माँ पिताजी है या कुछ भी ऐसा नहीं था यहाँ पर, फिर भी 5 साल से अगर वो रह रहा था तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, है ना। 1945 के आसपास से अगर वो रह रहा था 26 जनवरी से 26 नवंबर से, तो निश्चित रूप से उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार किस तिथि से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता सामान्य रूप से प्रदान की जाएगी? देखिए, उस समय तो आपका विभाजन हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान से भी बहुत लोग भारत आ रहे थे, भारत से भी जा रहे थे। तो 6 और 7 जो आर्टिकल है उसी के रिलेशन में है। तो आर्टिकल 6 है ही कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी आ गए पाकिस्तान से, तो उन्हें नागरिकता सरलतापूर्वक प्रदान कर दी जाएगी भारत सरकार द्वारा। लेकिन अनुच्छेद 7 यह कहता है कि सारे कुछ जानते हुए भी, 5-6 का योग्यता होते हुए भी, जो आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 का योग्यता है, सारा योग्यता है, फिर भी वह पाकिस्तान चला जाता है, तब उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके लिए जो कट ऑफ तिथि निर्धारित किया गया 1 मार्च 1947। चलिए आगे आते हैं।
यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो क्या वह भारत का नागरिक रहेगा आर्टिकल 9 के अनुसार? एकदम नहीं रहेगा, है ना। और जो आर्टिकल 8 है वो विदेशों में अगर कोई मान लीजिए है और वो चाहता था उस समय कि भारत का नागरिक बने और भारतीय मूल का था, विदेश में कहीं रहता था, भारतीय नहीं था, तो उस संदर्भ में प्रावधान है। 15 अगर कोई भारतीय यह कहता है कि उसने नागरिकता के अधिकारों का त्याग कर दिया है तो क्या यह संभव है आर्टिकल 10 के अनुसार? नहीं संभव है। नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया पहली बार? 1955 में। ओके, चलिए 17 नंबर में हम लोग आते हैं। किस वर्ष यह प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत के सीमा क्षेत्र में जन्म लेता है और उस स्थिति में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो। पहले था कि बस भारत का सीमा के अंदर जन्म ले लिया तो भारत का नागरिक हो गया। 1955 में ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन 1986 के संशोधन के द्वारा यह कर दिया गया कि नहीं, अगर माता या पिता में कोई भी एक भारत का नागरिक है और भारतीय सीमा में आप जन्म लिए हैं तब भी आप भारतीय होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। 18 नंबर आइए। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को सामान्य रूप से कितने वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, है ना। तो इसका जो आंसर है 12 वर्षों तक रहना अनिवार्य होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेशों में जन्म लेता है और उसकी माता भारतीय नागरिक हैं तो उस व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यह प्रावधान कब किया गया? यह प्रावधान 1992 में किया गया। पहले सिर्फ पिता अगर था भारतीय और विदेश में जन्म लिया है तब उसको नागरिकता मिलता था, लेकिन अब बताया गया कि माता भी अगर भारतीय हैं तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल सकता है। 20 नंबर। क्या भारत का कोई राज्य किसी भी नागरिक को निवास के आधार पर अपने अधीन लोक नियोजन के लिए प्रतिबंधित कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ संसद को प्रदान किया गया है, अन्यथा आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो जाएगा। तो झारखंड में जितने भी नियमावली बनते हैं तो यही कारण से कोर्ट में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। अगर इसका ध्यान रखा जाएगा तो शायद नियमावली कभी नहीं फंसेगा। चलिए 21 नंबर पर हम लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर के निवासियों को क्या वर्तमान में कोई विशेषाधिकार है? अगर नहीं तो ये विशेषाधिकार कब समाप्त हुए? नहीं है, ये 5 अगस्त 2019 को समाप्त हुए। प्रवासी भारतीयों को नागरिकता से संबंधित अधिकार देने के लिए कब कब संशोधन किए गए? 2003 और 2005 में। 23 नंबर आइए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में क्या गलत है? यह संशोधन सिर्फ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आने वाले वहाँ के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को संरक्षण देता है। इस संशोधन के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन इत्यादि समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के संदर्भ में है। 1 जनवरी 2015 के पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आने वाले मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, सी नंबर ऑप्शन, बी नंबर, लोगों को नागरिकता प्रदान करने के संभव में है, यही गलत हो गया। केवल ये है कि अवैध नहीं माना जाएगा, नागरिकता देने का ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसलिए उत्तर जो होगा इसका बी होगा। देखिए प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं। अगला जो टॉपिक का टेस्ट होगा आपका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। इस संदर्भ में पर्याप्त डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दिए जाएंगे, आप लोग इंतजार करें और पढ़ाई को अच्छी तरह से करें और सही तरीके से करें हर सब्जेक्ट को। फिर देखिए हाई स्कोर किस तरह से होता है ना। आधा अधूरा पढ़ करके जाइएगा तो स्कोर अच्छा
प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप भी ज़रूर प्राप्त करें। वहाँ पर कुछ मैं एक्स्ट्रा सहयोग आपको कर सकूँगा। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल पर मैं अभी कंसंट्रेट हूँ, उसके बाद अन्य एग्ज़ाम्स पर मैं ध्यान दूंगा। टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।